Hi guys, welcome to our channel UPSC on Mars. Um, this is the second day of the daily current affairs uh, series that we have launched for prelims 2025. So before going to the video, a little about our courses. This is our flagship program, prelims customized mentorship program. What you'll get in the program is a dedicated mentor. Uh, One of the great feature of this program is that जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं उनका और एक मेंटोर का द स्टूडेंट एंड द मेंटोर ग्रुप इज क्रिएटेड जिसमें मेंटोर और स्टूडेंट ही बस रहते हैं. सो दिस इज वन ऑन वन ग्रुप created specifically for one student. इसमें they share their targets and we keep a track on the progress that they are doing. इसमें कभी भी they face any issues regarding anything, they can directly talk to the mentor. So this is really amazing feature of this program, apart from other features which are also very amazing. Detailed video of this program is on our channel. Link will be given in the description. आप वहाँ से जाओ देखो. It's an amazing program and it is limited to only 200 students. Chalo. Next is without mentorship. Then there is current affairs and 25 years PYQ analysis. Then there is 2.5 years current affairs sole program. ठीक है? Chalo. A little about the current affairs program. See, prelims is the gateway of your UPSC dream. बट ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल स्टेज होता है एग्ज़ाम का और इसमें करंट अफेयर्स प्लेज अ बिग पार्ट. ठीक है. अब वो डायरेक्टली बिग पार्ट प्ले नहीं करता है बट वो हाइंडसाइट में बहुत अच्छे से काम करता है बिकॉज मेनी ऑफ द सरप्राइज एलिमेंट्स इन द एग्जामिनेशन comes from the current affairs part. तो this is a tough code to crack. सबको नहीं समझ में आता ये. तो why should you join our course? See, current affairs किस हिसाब से नोट्स बनाना है, वन कैन गेट दैट आइडिया फ्रॉम PYQs. और PYQs आपके दिमाग में छपे होने चाहिए. तो इफ़ यू हैव दिस यू डोंट नीड एनीबडी पर से. थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है तो भी ठीक है. बट इफ़ यू हैव PYQs एनालिसिस इन योर माइंड आप बहुत अच्छे से खुद कर लोगे. आई हैव दैट, वी हैव दैट एनालिसिस इन आवर माइंड. तो हमें समझ में आ जाता है कि कैसे क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी न्यूज़ से. चलो. सो रेलेवेंस ओवर नॉइज. व्हाट्स रेलेवेंट एंड हाउ मच इज़ रेलेवेंट. ऐसा नहीं है कि पूरी किताब ही आपको दे दो कि भाई ये भी पढ़ लो. तो व्हाट्स रेलेवेंट एंड हाउ मच इज़ रेलेवेंट. जो भी न्यूज़ में है सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्ज़ाम के लिए. तो वी टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. Alright, the price of the course is 13.99. Chalo, without wasting much time, let's go to the video. These are the contents of the video. So what I'll do, I'll first run down the news for you. बस एक glimpse दे देता हूँ. उसके बाद I'll come back to this PDF and uh, explain the contents given in the PDF. See. अच्छा, today the Hindu was not there, so I have made the notes from Indian Express. Chalo. Let me show you the news. सी. नेटो. नेटो के बारे में थोड़ा जानना चाहिए. अब व्हाट इज़ गिवन हियर वुड नॉट बी विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट ऑफ नेटो और प्लस द करंट हैपनिंग्स ऑफ द नेटो आपको पता होना चाहिए. तो दैट इज़ गिवन इन द PDF. दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग नोट्स. देन सियाचिन. सियाचिन पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है PYQ. तो I've shared that also.
इन दिस पीडीएफ आई हैव ट्राइड टू, जितना मुझे याद आता है ये बनाते वक्त, नोट्स बनाते वक्त, कि इससे कोई पीवाईक्यू आया है कि नहीं, तो जो मुझे याद आता है आई हैव to incorporate in the PDF only. So I've started that also. चलो ठीक है, तो सियाचिन, I'll show you the PYQ also. उसके बाद this incineration, तो ये क्या प्रोसेस होता है, इस पे भी PYQ आ चुके हैं. I'll show you that. अब ये न्यू लोकेशन इन द बैटल टूरिज्म, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा बिकॉज सियाचिन, लोंगेवाला, ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो किबीथू, किबीथू इज इन अरुणाचल प्रदेश, बट आई डोंट थिंक यूपीएससी विल आस्क ओनली दिस, तो इसको रहने देते हैं. चलो, नेक्स्ट इज फॉग. अब आई हैव गिवन द स्टैटिक पार्ट ऑफ द फॉग. यस, वैसे तो आप ये ज्योग्राफी में पढ़ते हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कैसे आपको करंट से स्टैटिक रिलेट करके पढ़ना है. तो आई हैव गिवन द स्टैटिक पार्ट ऑफ द फॉग. नेक्स्ट इज नेक्स्ट BMI, body mass index. अब there is a thing that is going around in the world that BMI is not a proper index to um, show the measures of obesity in a person. तो इस पे भी what you should know for the prelims I've given in the PDF. So I think that's enough. Let's go to the PDF. चलते हैं. तो चलो, first is BMI only. चलो. So body mass index is a measurement of a person's weight with respect to his or her height. ठीक है, तो वेट और हाइट के बीच में रिलेशन बता के BMI निकाला जाता है, और उससे पता चलता है कि बॉडी में फैट कितना है. ठीक है, तो इफ BMI स्कोर इंक्रीजेस मीन्स योर बॉडीज फैट इंक्रीजेस. दिस इज द ranges. The normal range you remember it is 18.5 to 24.9. ठीक है, ओवरवेट का 25 to 29.9 एंड ओबीस इज 30 प्लस. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वेस्ट टू एनर्जी, जो न्यूज़ मैंने दिखाया था इंसिनरेशन वाला. तो सी PYQ यहाँ का. In the context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification mentioned? So this is again waste to energy वाला है, waste to energy technology. तो वहाँ से निकाला जा सकता है. दिस इज पायरोलिसिस. पायरोलिसिस में इसमें क्या होता है, इज द हीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये याद रखना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसका टेम्परेचर आप याद रख लेना, इट इज़ अबव 500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अबव 500 डिग्री सेल्सियस. गैसिफिकेशन में क्या है, गैसिफिकेशन में अबव 700 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और ये विदाउट कंबस्शन याद रख लेना. सो स्टेटमेंट में ऐसी ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे या फिर ये सब वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो ये सब चीज़ आप अच्छे से ध्यान से याद कर लो. ठीक है, चलो. So gasification is a process that converts organic or fossil waste carbonaceous materials at high temperatures, which is above 700 degrees Celsius, without combustion, with a controlled amount of oxygen. उसमें absence of oxygen था, इसमें controlled amount of oxygen है. ठीक है, and steam into carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide. आप ये याद कर लो, without combustion with a controlled amount of oxygen. मतलब ध्यान रखना, दिस इज द की थिंग हियर. ये याद रहेगा, स्टेटमेंट में यही रहेगा छपा हुआ. Now, incineration is a rapid oxidation process which is used to convert volatile organic compounds. ठीक है, इसमें टेम्परेचर इज above 800 degree Celsius. Now, torrefaction converts biomass in the absence of oxygen. टेम्परेचर इसका 200 से 300 डिग्री सेल्सियस है. तो जो भी मैं स्पेसिफिकली स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप ये याद कर लो, तो वो आप
अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज स्टेटमेंट में वो फैक्ट आना ही आना है। ठीक है, चलो, एंड सी हाउ सिंपल क्वेश्चन कम्स। तो आपको बेसिक चीज़ भी पता रहेगा, तो समटाइम्स यू गेट लकी इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो विद दीज काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस। चलो, क्लाइमेट चेंज से क्या है, इंडिया वार्मिंग स्लोअर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज, जो वो न्यूज़ में था, उसमें 3 रीजंस गिवन इन द न्यूज़ ओनली, न्यूज़ आर्टिकल इज India lies in tropics, thus it has lesser land mass, तो हीट कम होता है उधर, तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर धीरे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर राइज इज लोअर इन इंडिया बिकॉज इंडिया lies in tropics and tropics has lesser land mass compared to northern hemisphere. ठीक है, now the tropics, mostly the area of tropics is पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड, तो पोल्यूशन में एरोसोल्स पाए जाते हैं, एंड एरोसोल्स ब्लॉक्स दी सनलाइट। ठीक है, तो उससे भी उधर ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ती है, तो टेम्परेचर राइज स्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरोसोल्स ऑल्सो। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द एरोसोल्स प्रेजेंस इज हायर इन ट्रॉपिक्स वेर इंडिया लाइज। ठीक है, देन अल्बीडो इफेक्ट इन द पोलर रीजन्स, दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो उधर हीट ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है, उधर वार्मिंग ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो अल्बीडो इफेक्ट क्या होता है, तो इट इज़ अ इफेक्ट रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस। ठीक है, तो अगर आइस है, आइस इज़ वाइट, तो उस पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो इट विल रिफ्लेक्ट मोर। इफ़ द सरफेस वुड बी ब्लैक, तो इट विल absorb मोर सनलाइट, तो रिफ्लेक्शन उतना होगा नहीं। तो अल्बीडो इफेक्ट, दैट इज़ द अल्बीडो इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर, तो आप ये देख लेना। चलो, नेटो का दिया था, नेटो 75th एनिवर्सरी इन 2024, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेटो से हमें क्या उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, कुछ स्टैटिक पार्ट। इट वाज फॉर्म्ड इन 1949, ठीक है, बाय 12 फाउंडिंग मेंबर, ट्रीटी इन वाशिंगटन डीसी। तो ये ये 12 फाउंडिंग मेंबर। अब इस फाउंडिंग मेंबर में जर्मनी वाज नॉट प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीधा दे देगा 12 फाउंडिंग मेंबर और उसमें जर्मनी का नाम दे देगा, आपको उस टाइम दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये सब दिमाग में अच्छे से रखना कि जर्मनी वाजंट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा वियर्ड सा लगेगा एग्जाम में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि प्राइमरी गोल ऑफ प्रोवाइडिंग कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल अग्रेशन पर्टिकुलरली फ्रॉम सोवियत यूनियन, इसके अग्रेशन को टैकल करने के लिए ही नेटो बना था, तो दिस वाज द प्राइमरी गोल ऑफ नेटो। तो ये थोड़ा वियर्ड लगेगा एग्जाम में, बट ये सही है। ठीक है, देयर आर 32 मेंबर्स, नॉट ऑल ईयू मेंबर्स आर नेटो मेंबर्स। तो ऐसा जनरली किसी को थोड़ा कम नॉलेज रहेगा तो उनको लगेगा कि नेटो आर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, तो सारे नेटो के मेंबर्स ही होंगे, तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो अगर स्टेटमेंट अगर दे देगा, अगर यूपीएससी देता है कि ऑल यू मेंबर्स आर नेटो मेंबर्स, तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट अ न्यूज़ कि फिनलैंड ज्वाइन इन 2023। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है विच इज़ कलेक्टिव डिफेंस। अब आप ये याद रखना कि दिस कम्स अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी। ठीक है, बस ये आर्टिकल 5 है, याद रखना। और फिर आर्टिकल 5 हैज़ बिन इन्वोक्ड वंस ओनली, दैट इज़ 9/11 अटैक। तो ये भी कह सकता है कि आर्टिकल 5 कभी इन्वोक ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर इट हैज़ बिन इन्वोक्ड ओनली वंस। अब थोड़ा इससे रिलेटेड इज मेजर नॉन नेटो एलाई। तो नेटो के अलावा भी यूएसए नेटो मेंबर्स रिकग्नाइजेस सम अदर कंट्रीज एज एन एलाई। तो उसमें हमें क्या याद रखना है कि पाकिस्तान हैज़ दिस स्टेटस नॉन नेटो एलाई, इंडिया डज नॉट हैव। ठीक है, तो ये याद रखना, इंडिया के पास ये स्टेटस नहीं है। नेटो +5 अगेन अनदर ग्रुप,
2019 में फॉर्म हुआ था। सी, और दिस वाज अगेन, ये भी याद रखना, इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द चाइनीज थ्रेट। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इसमें भी इंडिया नहीं है, ये भी याद रखना आप। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्लेसेस इन न्यूज़, वो लद्दाख वाला था, सियाचिन। सी द न्यूज़, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, ये था आंसर। You see here, this is Siachen Glacier, this is Saksham Valley, this is Gilgit। ये तीनों जगह आप अच्छे से याद रखो, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज नुब्रा वैली, यहाँ पे पूछा था शायद नुब्रा वैली से, नॉर्थ और नुब्रा वैली, सो दिस इज नुब्रा वैली। तो अगर आप वो वैसे याद रखोगे तो नुब्रा वैली कहीं इधर आएगा, तो गिलगिट, सक्षम वैली, सक्षम वैली एंड सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में एक वीज़ा आया था, H1B पे कुछ न्यूज़ था, तो यू शुड रिमेंबर दिस वीज़ा थिंग बिकॉज ये बहुत न्यूज़ में रहता है और इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो H1B वीज़ा एंड रिलेटेड वीज़ाज फॉर द एग्जामिनेशन। तो H1B वीज़ा, these are issued to skilled workers and most popular among IT कंपनीज वाले। ठीक है, तो skilled workers याद रखना है। ठीक है, H1B is for people in specialty occupation and requires a higher education degree or its equivalent। अब बस ये skilled workers याद रखना। ठीक है, H2B ये सब आप पढ़ लो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है H4 वीज़ास, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। इट इज़ फॉर द डिपेंडेंट्स। तो बेसिकली न्यूज़, बहुत पहले ये न्यूज़ आता था अ, कि जो भी H1B वाले जाते हैं, इनके वाइफ को वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दे कम अंडर दिस H4 वीज़ास। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी सारे आप देख लो। J1 वीज़ास फॉर स्टूडेंट्स ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स के लिए जो जाते हैं उनके लिए J1 वीज़ास होते हैं। चलो नेक्स्ट, सी वो फॉग वाला, दैट कम्स इन द स्टैटिक पोर्शन। तो ड्यू फॉग में इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं यूपीएससी में। सी, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फाउंड ऑन अ क्लाउडी नाइट। तो सी इम्पोर्टेंस तो है। ड्यू, व्हाट इज ड्यू? When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid objects। ये याद रखना, solid objects, इस पे moisture deposit होगा, solid objects। ठीक है, such as stones, grass blades and plant leaves, that is known as dew। ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या है इसका, इसमें एक पहले भी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब पुराने क्वेश्चंस की आइडियल कंडीशन ड्यू फॉर्मेशन का क्या है। आई हैव नॉट गिवन दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो आइडियल कंडीशन इज क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। अब रट लो यार इसको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट रट लो, स्टेटमेंट ऐसी आएगा। चलो, for the formation of dew it is necessary that the dew point is above the freezing point। अगर freezing point के above नहीं रहेगा तो फिर तो frost हो जाएगा। सो ये बेसिकली थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे तो ऐसे स्टेटमेंट्स अगर इधर उधर हो जाते हैं तो यू विल गेट टू नो थोड़ा लॉजिक। सो दिस इज ड्यू, ऐसा फॉर्म होता है, सी, लाइक अ ड्रॉपलेट। देन व्हाट इज फॉग? व्हेन द एयर नियर द ग्राउंड कूल्स टू इट्स ड्यू पॉइंट। ठीक है, एक तो वो एयर ग्राउंड के काफ़ी करीब रहेगा, और ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर इज सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर। मतलब एयर में जितना मॉइस्चर लेने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ दैट। ठीक है, और उसके बाद अब बस कॉन्डेंसेशन ही होगा। सी, तो कॉन्डेंसेशन हो रहा है, रिजल्ट इन फॉग। फॉग इज अ क्लाउड विद इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड। ये आप अच्छे से याद रखना, वेरी नियर टू द ग्राउंड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू जीरो। ठीक है, इसमें लेस देन 1 किलोमीटर में विजिबिलिटी रहता है, उससे ज़्यादा दूर देखना इज डिफ़िकल्ट। मिस्ट, the difference between the mist and fog is that mist contains more moisture।
तो ये मोर मॉइस्चर, ये डिफरेंस याद रख लेना आप, दैट मिस्ट हैज़ मोर मॉइस्चर देन फॉग। ठीक है, तो मोर मॉइस्चर है तो विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा मिस्ट में। ठीक है, इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर बट लेस देन 2 किलोमीटर्स। I've already discussed the PYQ. So this ends today's current affairs from newspaper. These are our courses. ठीक है, तो for a genuine guidance for this examination, join us at all different channels. Thank you.